हेलो दोस्तों। बी एस डी एल 137 में हम यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्यालय लेखन। ठीक है। इसमें रिपोर्ट और कार्यव्रत देखते हैं। सबसे पहले तो कार्यालय लेखन का अर्थ समझेंगे। इसका तात्पर्य उस लेखन से है जो विभिन्न कार्यालयों में संपन्न किया जाता है। यह लेखन विभिन्न कार्यालय जैसे कि डाक विभाग, जीवन बीमा कार्यालय, बैंक आदि में अलग अलग हो सकता है। कार्यालय लेखन में भाषा का महत्व देख लेते हैं। कार्य लेखन में व्यक्तियों की भावनाओं से भाषा का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो भाई आप लेटर लिखता, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आत्मीयता निजता को कोई संबंध नहीं होता है। अतः वह भावों के स्थान पर भाषा में अभिव्यक्ति को अधिक स्थान दिया जाता है। कार्यालय में काम आने वाली भाषा विशिष्ट होती है, मतलब अलग प्रकार की होती है। अतः इसे प्रयोजन मूलक या उद्देश्य मूलक हिंदी भी कहते हैं, जो कि ऑफिस में काम आती है। कार्यालय लेखन के प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं, रिपोर्ट लेखन और कार्यवृत्त लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या होता है दोस्तों? रिपोर्ट का प्रयोजन होता है कि जिन व्यक्तियों का विषय से सरोकार हो उनकी तथ्यों से अवगत करवाने हेतु उन्हें आवश्यक सूचना प्रदान की जाती है। रिपोर्ट लेखन में क्या होता है कि भाई रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य जिन व्यक्तियों को कोई सूचना प्रदान करनी है, हमें उन्हें आवश्यक सूचना प्रदान करवाई जाती है रिपोर्ट लेखन के माध्यम से। रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य या फिर कथन है बहुत सारे, जिसे अधिकृत व्यक्ति यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन से लिखता है। यह व्यक्ति किसी प्रस्ताव पर विचार करके अपनी संस्तुति, संस्तुति का मतलब होता है अनुशंसा अथवा सिफारिश, इंग्लिश में रिकमेंडेशन भी कहते हैं। तो यह व्यक्ति ही किसी प्रस्ताव पर विचार करके अपनी संस्तुति देता है। इसमें किसी भी मामले पर की गई जांच का ब्यौरा भी हो सकता है। रिपोर्ट के प्रकार देख लेते हैं। व्यक्तिगत रिपोर्ट दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को कार्य दिया जाए तथा काम खत्म होते ही उससे रिपोर्ट मांगी जाए, जैसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा विद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। और दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत रिपोर्ट के बाद में समिति अथवा आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। जब किसी मामले की जांच कोई समिति करती है तो उन्हें कई बैठकों के बाद में अंतिम रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। रिपोर्ट का अगला प्रकार विभाग अथवा मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। विभाग अथवा मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट को मासिक आधार पे भी, यानी कि एक मंथ में एक बार पब्लिश किया जा सकता है, 3 महीनों में लिखा जा सकता है, 6 महीनों में एक बार लिखा जा सकता है। फिर है रिपोर्ट का अगला प्रकार संस्था अथवा संस्थानों के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। संस्था अथवा दो या दो से अधिक संस्थाएं मिलकर के जो रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। संस्था अथवा संस्थानों में होने वाली गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट अलग अलग समय अवधि में तैयार की जाती है। रिपोर्ट लेखन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तथ्यों के आधार पर विषय का विश्लेषण किया जाता है। इसमें सर्वेक्षण अथवा साक्षात्कार द्वारा प्राप्त तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाता है। सूचनाओं का वर्गीकरण का विश्लेषण किया जाता है। रिपोर्ट में विवरण के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी लिखा होता है। भाषा सरल सहज स्पष्ट होती है, अलंकारिक भाषा नहीं होती। अलंकारिक भाषा थोड़ी जटिल और कठिन होती है, इसलिए रिपोर्ट में भाषा सरल होती है, सहज होती है और स्पष्ट होती है। भाषा की शैली संक्षिप्त व सारगर्भित होती है, यानी कि थोड़ी सी ही बात में काफ़ी कुछ समझा दिया जाता है। अत्यधिक तकनीकी शब्दावली नहीं होती है। शैली निर्वैयक्तिक होती है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखी जाती है। रिपोर्ट रिपोर्ट में अनुमान अथवा अटकलों पर आधारित बातें नहीं लिखी होती। मुख्य सूचना के अतिरिक्त अनुषंगी यानी कि सहायक जानकारी भी रिपोर्ट में लिखी होती है। रिपोर्ट में उद्देश्य की पूर्ति वाला विवरण भी लिखा जाता है। रिपोर्ट लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो पढ़ लो। आयोग अथवा समिति किन कार्यों को संपन्न करवाना चाहती है, इसका उल्लेख रिपोर्ट में होना चाहिए। किन किन तथ्यों की जांच की गई है यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। किस किस से साक्ष्य प्राप्त किया गया है, साक्ष्य मतलब प्रूफ, इसका भी जिक्र होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में सिफारिशें ध्यान से लिखनी चाहिए। सिफारिश किसकी सहमति से दी गई है उनके नाम लिखेंगे। समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों के अंत में नाम व हस्ताक्षर होने चाहिए रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट का ढांचा देख लेते हैं क्या क्या होता है। किसी भी रिपोर्ट के मूल ढांचे में निम्न बातें लिखी होती है, जैसे कि शीर्षक, रूपरेखा, रिपोर्ट का सार, आमुख, आभार, तालिकाएं, संदर्भ सूची, अनुक्रमणिका, नोट। रिपोर्ट बड़ी होने पर इसे अलग अलग लिख दिया जाता है। मिनट्स का मतलब होता है दोस्तों आधिकारिक विवरण। ठीक है। अब देखो नोट में क्या लिखा है, रिपोर्ट बड़ी होने पर इसे अलग अलग अध्याय में बांटकर सिफारिशें लिखी जाती है। अब आपका
जो चैप्टर है इसमें दूसरा एक बड़ा टॉपिक है कार्यव्रत लेखन। पहला तो लिख लिया रिपोर्ट लेखन, दूसरा है कार्यव्रत लेखन, वो पढ़ लेते हैं। किसी बैठक की चर्चा या किसी सुनवाई का तात्कालिक लिखित विवरण कार्यव्रत कहलाता है। इससे हमें बैठक में हुए कार्यकलापों का सार मिल जाता है। कार्यव्रत, कार्यव्रत को इंग्लिश में कहते हैं मिनट्स, ठीक है। हमें मीटिंग में चर्चा किए गए बिंदुओं, जवाब, निर्णय, टिप्पणी, उपस्थित व अनुपस्थित प्रतिभागियों का नाम पता चलता है कार्यव्रत लेखन से। इसमें अध्यक्ष कोमा सदस्य, सचिव, सदस्य गणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नोट लगा करके एक पॉइंट लिख लें आप, नोट साथ साथ में बनाते चलें, ठीक है। कार्यव्रत को बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन, अनुमोदन मतलब परमिशन से सदस्य सचिव द्वारा लिखा जाता है। तो कार्यव्रत को कौन लिखता है? सदस्य सचिव लिखता है। किसके अनुमति से? बैठक के अध्यक्ष के अनुमति से। कार्य सूची पढ़ लेते हैं। अब देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो कार्यव्रत लेखन पढ़ लिया है, जिसको आप मिनट्स भी कहते हैं। एक हमने रिपोर्ट पढ़ ली है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कार्यसूची। कार्यसूची को एजेंडा कहते हैं। किसी सभा की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची कहलाती है। अर्थात बैठक से पहले बैठक की रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्यसूची में विषय अथवा मुद्दे लिखे होते हैं जो बैठक में चर्चा होने हैं। इस कार्यसूची को बैठक से पहले ही सभी सदस्यों को भेज दिया जाता है। कार्यव्रत लेखन की प्रक्रिया देख लेते हैं। बैठक की समाप्ति के बाद सदस्य सचिव बैठक के दौरान लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणी के आधार पर ही कार्यव्रत लिखित रूप में तैयार करता है। यह टिप्पणी विस्तृत नहीं होती, संक्षिप्त होती है। कार्यव्रत लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे प्रत्येक विषय पर चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया गया है तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। प्रत्येक विषय के सामने उस अधिकारी का नाम निर्देशित किया जाना चाहिए जो अगली बैठक की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? कार्यव्रत लिखते समय हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कार्यव्रत का समापन अथवा एंडिंग कैसे की जाती है वो पढ़ लेते हैं। अध्यक्ष इस कार्यव्रत को एक बार देखता है। संशोधन या अथवा बदलाव की आवश्यकता न पड़ने पर वह इस पर हस्ताक्षर कर देता है। किस पर? कार्यव्रत पर। कार्यव्रत में उन सभी सदस्यों के नाम, पद सहित नाम और उनके पद लिखे होते हैं जो बैठक में उपस्थित तथा अनुपस्थित होते हैं। सदस्य सचिव द्वारा इस कार्यव्रत पर कई प्रतियां बैठक के सभी सदस्यों को दे देता है। तो दोस्तों जो सदस्य सचिव है वो इस कार्यव्रत की काफ़ी सारी जेरोक्स अथवा कॉपीज, प्रतियां बैठक के सभी सदस्यों को दे देता है। अध्यक्ष के कहने पर सचिव कार्यव्रत की प्रतियां संबंधित कार्यालयों के प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को भी भिजवा देता है। कार्यव्रत के प्रारंभ में पिछली बैठक के कार्यव्रत की संपुष्टि का उल्लेख होना जरूरी है। जैसे कि जो नया बैठक हो रहा है तो पुरानी बैठक में जो कार्यव्रत निकला था भाई, उस कार्यव्रत में सारी डिटेल होना चाहिए। इस प्रकार से वर्तमान कार्यव्रत की संपुष्टि आगामी बैठक के कार्यव्रत में की जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? जैसे कि कोई बैठक अभी चल रही है तो उस बैठक में पिछली बैठक में हुए जो निर्णय थे जो कार्यव्रत में लिखे हैं उन्हीं के आधार पर बैठक का प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से जो बैठक अभी चल रही है उसका जो कार्यव्रत बनेगा उसको ध्यान में रखा जाएगा अगली बैठक में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है BS DLA में ये समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखें। इसमें हमने एक तो रिपोर्ट देखा, कार्यव्रत देखा, एजेंडा देखा। ठीक है, एजेंडा को हम कार्य सूची कहते हैं। तो यहाँ से जरूर सवाल आएगा टिप्पणी लिखने में, 10 नंबर का आ सकता है। इस वीडियो को बार बार देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।